अगर आपको अच्छे से आता होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपकी 100% समझ आ जाएगा लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो आपके पास रिजल्टेंट आया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, उसमें कोस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना ही लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। आपने मान लिया इस तरफ ए वेक्टर लगता है, इस तरफ बी वेक्टर, एक दो एडजेसेंट साइड्स लिया आपने। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स क्या लोगे, एक वेक्टर ए मान लिया आपने और एक वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। जब ये साइड इस साइड के बराबर होती है पैरेललोग्राम की, तो जब ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। जब इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ आपने थीटा माना है, तो यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल आप थीटा ही मानेंगे। ठीक है। ये जो बीटा एंगल है, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। कंस्ट्रक्शन से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, और ये बी कोस थीटा आपको पहले एज इट इज में बता चुका हूँ जब मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। ठीक है। अब इसके बाद आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एज इट इज, जैसे कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकालते थे, और उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हम 2ab कॉस थीटा को यहाँ रखेंगे और आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना ही लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। जरा समझिएगा इसका यूज कहाँ है। लॉ ऑफ कोसाइन को जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका यूज जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा है HCl रखा हुआ है यहाँ, HCl, और उसके अंदर आपको मालूम है कि एक H पॉजिटिव होता है और एक Cl नेगेटिव होता है, ये भी मालूम है आपको। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है किसी सिस्टम में और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा है इक्वल मैग्नीट्यूड का किसी सिस्टम में। क्लास 12th में मैं आपको बताऊंगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। The arrangement of two equal and opposite charges separated with very small distance. इनके बीच की दूरी लगभग नैनोमीटर्स में होगी, माइक्रोमीटर्स में होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण किसी ऐसे पॉइंट पर, P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तब आप डाइपोल के सेंटर से तो ले लेंगे डिस्टेंस r, और एक डिस्टेंस को मान लेंगे आप a, और एक डिस्टेंस को मान लेंगे आप b। चाहे आप इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा, चाहे आप इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा। उसके बाद इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ r, और तब आप उस एक्सप्रेशन को या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। क्लास 12th में आने के बाद जब मैं बच्चों से बोलता हूं कि वी आर यूजिंग द कोसाइन लॉ, और बच्चा पूछता है सर ये क्या है, अगर उसे पहले ही बता दिया जाता बच्चे कोस थीटा की हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन में रखनी है, तो शायद उसकी अब 12th क्लास में समझ आ जाएगा। मैंने आपको 11th क्लास में इसलिए बताया ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। कंसेप्ट क्लियर जी? 100%। तो लॉ ऑफ कोसाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कुछ एक्सप्रेशन होंगे जो क्लास 12th में काम आएंगे। और एक चीज और, जितने भी आपने देखा होगा हाईवेज बनते हैं, हाईवेज पर आपने देखा होगा कई बार बहुत ध्यान से देखते हैं वो किसी एक लेजर बीम की हेल्प से कि 1 सेंटीमीटर भी ऊपर ना हो, 1 सेंटीमीटर जब लेवल करते हैं वो हाईवेज का, तो वहाँ कोस थीटा कोसाइन लॉ का यूज होता है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचो कि a + b का होल स्क्वायर हमारे कहाँ काम आता है, फ्यूचर में कहीं भी काम नहीं आता। कोस थीटा साइन थीटा टेन थीटा फ्यूचर में हमारे कहीं भी काम नहीं आता, ये गलत है। हमारे काम आता है जितने भी हाईवे, जितने भी सर्कल रोड, जितने भी रोड, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, उन सभी में कोस थीटा का यूज़ है, साइन थीटा का यूज़ है, टेन थीटा का यूज़ है। जब आप उस फील्ड में होंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ना पढ़ाया जाता तो आप उस फील्ड में ही कभी भी उस फील्ड में सक्सेसफुल ना होते हैं। ठीक है जी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी अपनी अहमियत है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी अपनी अहमियत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये फ्यूचर में आपको सब पता चल जाएगी। कई बार बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, थोड़ा वीक बच्चा जो होता है उसे कह देते हैं अरे कोई यूज़ नहीं है इसका, क्या है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, आगे जाकर फ्यूचर में इससे कहाँ तू पैसा कमा लगा। भाई पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, सक्सेस हासिल उसी के हेल्प से करोगे आप।
तो लॉ ऑफ कोसाइन भी इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए, ठीक है, समझ लिया आप? जतिन समझ आ गया? तो इसे जल्दी नोट करो आप लोग, ठीक है, नोट करो। लेमिस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेमिस थ्योरम से आप क्या करेंगे, एक बहुत लंबा जो न्यूमेरिकल होगा उसे कुछ क्षण भर में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी सारी कैलकुलेशन लेमिस थ्योरम से। लेमिस थ्योरम क्या कहती है जरा समझिए, बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे आप लेमिस थ्योरम को, फिर उसका यूज करना भी सिखाऊंगा और उसका प्रूफ करना भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन से ही सिखाऊंगा आपको, ठीक है। समझो जरा ध्यान से, अगर एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल से 3 फोर्सेस लगते हैं, एक फोर्स F1 है, F1 वेक्टर, एक फोर्स F2 वेक्टर और एक फोर्स F3 वेक्टर। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा माना हुआ है आपने, F2 के सामने वाला एंगल बीटा माना है आपने, और F3 के सामने वाला एंगल आपने गामा माना हुआ है। तब F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा के बराबर होगा। यह है लेमिस थ्योरम। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी पैदा होता है, सर एक पार्टिकल से 3 फोर्सेस लगे हैं, अगर 4 लगते तो भी लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल थी क्या? ये सिर्फ 3 ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, या एक बॉडी से 3 वेक्टर लगते हैं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगते हैं, ये तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन तीनों वेक्टर एक ही फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हो, अगर एक फोर्स है तो 3 के 3 फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। एक अगर वेलोसिटी है तो तीनों वेलोसिटीज होनी चाहिए। ये तब भी एप्लीकेबल है अगर एक पार्टिकल से लगते हैं फोर्सेस या एक पार्टिकल पर लगते हैं फोर्सेस। मान लीजिए एक पार्टिकल F1 फोर्स लगा एक पार्टिकल पर, एक F2 फोर्स लगा और एक आपने F3 माना हुआ है। बस ध्यान रखिएगा, F1 के सामने वाला एंगल आप अल्फा लेंगे, F2 के सामने वाला एंगल आप बीटा लेंगे और F3 के सामने वाला एंगल आप क्या लेंगे? गामा। तब F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा के बराबर है। क्लियर? 100%। आपको 101% किसी भी न्यूमेरिकल में अगर F2 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू F2 साइन बीटा। तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनकी वैल्यू गिवन होगी, अदरवाइज दोनों एंगल की वैल्यू गिवन होगी आपको। फिर आप F1 और F2 की रेशो निकाल सकते हैं, और इस रेशो की हेल्प से और तीसरे फोर्स और तीसरे एंगल की हेल्प से आप पहले दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इसका नीड भी क्यों पड़ा हमें? इसकी जरूरत हमें तब पड़ी जब हम किसी एक पार्टिकल से हमने कैलकुलेट कर लिया एक फोर्स, एक एंगल कैलकुलेट कर लिया, या दूसरा फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, दूसरा एंगल निकालने के लिए। फिर जब हमारे पास 2 एंगल निकल चुके हैं और 2 फोर्सेज हमारे पास है, तो तीसरा फोर्स और तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? 100%। अब अगर आप लेमिस थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं तो लेमिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन का भी सहारा आप ले सकते हैं। बस एक काम कीजिएगा, ये एंगल मैंने बीटा माना हुआ है, ये एंगल मैंने थीटा माना हुआ है, अगर आप इसे गामा मान लें तो बिल्कुल वही फॉर्म आ जाएगी निकल करके। इस फोर्स को आप F1 मान लें, इस फोर्स को आप F2 मान लें, तो वही फोर्स आ जाएगी निकल के। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानना चाहते, ए बी की फॉर्म में ही आंसर निकालना चाहते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इस एंगल को मान लो आप अल्फा मान लिया, और इसे अल्फा मानने के बाद आपको यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी है, और इस पॉइंट को मान लीजिएगा आप M मान सकते हैं कुछ भी। यहां ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जरा इसे थोड़ा फिगर को बनाइए और फिगर के बाद दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। फिगर बनाइए पहले। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, एक आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिगर से आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ट्रायंगल लेना है आपको। ये साइन थीटा
इस ट्रायंगल पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है जो किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर मतलब जेड वाई या वाई जेड लिख लीजिए, जेड वाई अपॉन हाइपोटेनियस पी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से आपके पास जेड वाई की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर मतलब जेड वाई, ये लिखा जेड वाई, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर, आर लिखा है। यहां से आप दोबारा जेड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, आर साइन बीटा। ये भी जेड वाई के बराबर बी साइन थीटा और ये भी जेड वाई के बराबर आर साइन बीटा। तो दोनों को आप बराबर रख दीजिएगा और आपके पास ये टर्म आ गई। अब माय डियर, बी की तरफ आप साइन बीटा ले जाइएगा, आर की तरफ आप आर साइन थीटा ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसका भी तो कुछ अर्थ था कि मैंने कंस्ट्रक्शन कही आपको करने के लिए। तो अब आप एक ट्रायंगल ये चूज करेंगे और एक ट्रायंगल ये। पहले इस ट्रायंगल से आप साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन बीटा, साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एक्सएम अपॉन हाइपोटेनियस ए, यहां से आपने साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की और यहां से आपने एक्सएम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अब इस ट्रायंगल को भी देखिए जरा, यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकालिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से आपने एक्सएम की वैल्यू एक बार फिर से निकाल ली। एक्सएम की आपके पास दोनों वैल्यूज को आप बराबर रख देंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब बी की तरफ आप वही साइन बीटा को भेज देंगे और साइन अल्फा को आप भेज देंगे ए की तरफ। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड। कंसेप्ट क्लियर बच्चे। आर साइन थीटा बी साइन बीटा के बराबर है और बी साइन बीटा, बी अपॉन साइन बीटा ए अपॉन साइन अल्फा के बराबर है। तो मतलब आर अपॉन साइन थीटा भी इन दोनों के बराबर है। तो आपने लास्ट में लिख दिया आंसर। अब लेमिस थ्योरम को हमने किस तरीके से पढ़ा था? लेमिस थ्योरम को हमने किस तरीके से पढ़ा था? F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मानिएगा आप। अब इसके बाद बस ये लिख सकते हैं, लेट F1 A के बराबर है या फिर A F1 के बराबर है और B F2 के बराबर है और रिजल्टेंट जो आ रहा है वो F3 के बराबर है, और सिर्फ आपको थीटा को गामा मानना पड़ेगा और वही आंसर आपके पास आ गया। F अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। कंसेप्ट क्लियर 100%।